गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये दो तरीके से क्लासीफाई है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ इफिकेसी, कौन कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, कौन कैसे काम करता है। तो हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन में डायूरेटिक ड्रग्स हाई इफिकेसी, मॉडरेट इफिकेसी और लो इफिकेसी में क्लासिफाइड है। हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल हैं फुरसेमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड टोरेसेमाइड। मॉडरेट इफिकेसी डायूरेटिक्स के दो तरीके से क्लासिफाइड है, थायाजाइड डायूरेटिक्स, थायाजाइड रिलेटेड डायूरेटिक्स। उनके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, बेंड्रोफ्लूमथायाजाइड्स और मेटालाजोन, क्लोरोथाइलाडोन, इंडापामाइड। लो इफिकेसी डायूरेटिक्स जो है वो तीन तरीके से क्लासिफाइड है, पोटासियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। पोटासियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दो तरीके से क्लासिफाइड है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और इनहिबिटर ऑफ सोडियम चैनल। इनके एग्जाम्पल हैं स्प्रिनोलैक्टोन, इफ्लिरोन, ट्रीएमेट्रीन, एमिलोराइड। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल हैं मैनिटॉल और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के एग्जाम्पल हैं एसीटाजोलामाइड और डोरोजोलामाइड। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। ऑन द मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे ये पांच तरीके से क्लासिफाइड है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, लूप डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स एंड पोटासियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स से। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता था, हम लोग अगर रिकॉल करें तो हमें याद आएगा कि ऑस्मोसिस में जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के थ्रू तरफ फ्लो होता था। तो ऑस्मोसिस डायूरेटिक्स जो है वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में, लूप ऑफ हेनल में और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं। इनका एक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ये वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं। इनका एग्जाम्पल है मैनिटॉल, थायोफाइलिन, ग्लिसरॉल एट्सेट्रा। अब जो ये मैनिटॉल ड्रग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको देखते हैं। मैनिटॉल जो है वो किसी भी रिसेप्टर या टारगेट साइट पे डिपेंड नहीं रहता है, वो डायरेक्टली ल्यूमेन में आता है, फिल्टर होता है और एक्सक्रीट हो जाता है। उसको किसी भी रिसेप्टर या टारगेट साइट पर जाकर बाइंड होने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये ईसीएफ वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से आरबीएफ और जीएफआर भी इंक्रीज होते हैं। आरबीएफ रीनल ब्लड वॉल्यूम और जीएफआर ग्लोमुलर फिल्टरेशन रेट। और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनल में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको इनहिबिट भी करता है। इसके यूजेस हैं टू मेंटेन जीएफआर ड्यूरिंग मेजर सर्जरीज, ट्रॉमा एट्सेट्रा, टू लोअर इंट्राक्रैनियल टेंशन, टू फोर्स डायूरेसिस इन ड्रग पॉइजनिंग और टू काउंटरैक्ट लो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी आफ्टर डायलिसिस। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं, एक्यूट इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन, थ्रोम्बोफेलेबिटिस। थ्रोम्बोफेलेबिटिस क्या होता है कि ये इन्फ्लामेशन होता है या ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसके लेग एरिया में होता है। हेडेक, नोजिया और अगर ओवरडोज हो जाए तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। सेकंड है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो कि कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज को हम इनहिबिट कर दें या उसके काम को हम रोक दें तो हाइड्रोजन आयन जो है वो कम होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन कम होगा तो सोडियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज भी कम होगा, जिसके वजह से वाटर का एक्सक्रिएशन ज़्यादा होता है। तो ये कहाँ होता है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके क्या है, ये बाइकार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, रोक देता है।
बाइकार्बोनेट का कम अगर रोक दिया जाता है तो जैसा कि अभी मैंने बताया हाइड्रोजन आयन ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते हैं सोडियम से एक्सचेंज होने के लिए, तो वाटर का एक्सक्रिएशन ज़्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं एसीटाजोलामाइड, मिथाइलाजोलामाइड एटसेट्रा। यूजेस हैं टू ट्रीट क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। साइड इफेक्ट क्या है? अगर कार्बोनेट आयन इंक्रीज हो रहा है तो एक्सक्रीशन कार्बोनेट आयन की ज़्यादा एक्सक्रीशन की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, ड्रॉजीनेस होता है, फैटिग होता है, सीएनएस डिप्रेशन होता है एंड रीनल स्टोन भी हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।